देखिएगा, देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाए जस्ट क्लास के स्टार्टिंग में, मैंने पहला क्वेश्चन ये बताया कि चार्ल्स लॉ का ग्राफ क्या होता है बेटा। तो चार्ल्स लॉ में वी और टी का ग्राफ जो होता है इस तरीके से हुआ करता है, ये वी और टी का ग्राफ हुआ करता है। देन उसके बाद मैंने बोला कि जो गैसेस के पार्टिकल का मोशन होता है वो कैसा होता है। तो गैसेस का पार्टिकल का मोशन जो होता है, ओके। देन इसके बाद लिखिए क्वेश्चन, अब बबल, एक कोई बबल है वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। एक बबल जो है पानी का बुलबुला एक टेस्ट ट्यूब में नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो बताइए वो नीचे से ऊपर आने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, ये बताना है आपको कि बबल अगर नीचे से ऊपर आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। देखिए बच्चों, बबल की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि उस पर लगातार एक फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है अपथ्रस्ट। तो फोर्स जब जब काम करता है बच्चों तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी बिकॉज वर्क डन बाई अपथ्रस्ट ऑन द बबल। तो नोट करिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बबल डिक्रीज, ऊपर आने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। नोट करिए, डन। चलिए अगला लिखिए क्वेश्चन, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब वो बाउंडेड होता है किससे, अट्रैक्शन फोर्स से। यस, इट कैन बी नेगेटिव व्हेन फोर्सेस इन्वॉल्व आर अट्रैक्टिव। तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि वो बाउंडेड अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ रहता है सैटेलाइट। क्लियर, क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, मतलब डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0। तो इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? हाँ सर। ओके, चलिए जब आप किसी लिक्विड में आइस का टुकड़ा डाल दिए हैं और जब वो आइस पिघलेगी तो बताइए कि वाटर का लेवल ऊपर आएगा कि नहीं, कि नीचे जाएगा। अगर जब आइस जैसे जैसे आइस पिघलेगी तो वाटर का टुकड़ा ऊपर, वाटर का लेवल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर। ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। लिखिए आंसर, अ फ्लोटिंग आइस डिस्प्लेसेस एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। जो फ्लोटिंग आइस होती है पहले ही उतने अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस कर चुकी होती है और अगर इसके बाद आइस पिघलेगी तो जो लेवल ऑफ वाटर होगा वो ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे आएगा। ओके, सो द वॉल्यूम विल डिक्रीज, जो अमाउंट होगी वो उसकी नीचे नीचे होती जाएगी। सो a floating oil displaces an amount of water equal to its own volume. If ice melts, then level of water goes down. So if ice melts, then level of water goes down. Done? हाँ सर। ओके, चलिए लिखिए, इन इलास्टिक कोलिजन विच क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड। तो इलास्टिक कोलिजन में दो चीज कंजर्व रहती हैं, एक मोमेंटम और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। लिखिए,
इन इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द रिलेशन बिटवीन गैस कांस्टेंट एंड रेडबर्ग एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में रिलेशन लिखो। तो बच्चों लिखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी इक्वल टू आर बाई एवोगाद्रो नंबर आर बाई एन ए। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू आर बाई एन ए। आर मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट, एन ए मतलब एवोगाद्रो नंबर। ये रिलेशन हुआ करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और रेडबर्ग कांस्टेंट में। चलिए लिखिए फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द हावर हैंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी और हावर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी बताइए कितनी होती है। एंड फाइंड देयर रेशियो, और दोनों का रेशियो बताइए। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ये होता है फॉर्मूला 2 पाई बाई टी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। इसको यूज करके आपको किसके? हावर हैंड की और अर्थ की आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। पढ़िए हर्षिता 17 पॉइंट। द एंगुलर वेलोसिटी The angular velocity of our hands of a watch is greater than the angular velocity of Earth around its own axis. Explanation. Explanation. We know that angular velocity of an object having the time period t is given by omega equals to 2 pi upon t. A hour end of a watch is 12 hour. हाँ देखिए अगर घड़ी के लिए बात करोगे तो जो टाइम पीरियड होता है 12 घंटे में घड़ी का हावर हैंड पूरा घूम के जाता है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? 2 पाई बाई 12, तो पाई बाई 6। मगर जो अर्थ होती है वो 24 घंटे में एक रेवोल्यूशन अपना पूरा लगाती है अपने एक्सेस के अबाउट में। तो अर्थ का कितना होगा? 2 पाई बाई 24 मतलब पाई बाई 12। तो पाई बाई 6 देखो बड़ी वैल्यू है, पाई बाई 12 क्या है? कम वैल्यू है। इसका मतलब घड़ी का आवर एंड का कांटा तेज एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कम है। रेशियो निकाल दो, ओमेगा हावर एंड बाई ओमेगा अर्थ। कितना रेशियो आएगा? 2। मतलब आवर एंड की वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम्स है अर्थ की वेलोसिटी के, 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। दैट्स वाई ओमेगा एच इज ग्रेटर देन ओमेगा ई। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड से डन। हाँ इसको नोट कर लो, करा था पहले ही क्वेश्चन हम लोगों ने। डन? डन सर। ओके नेक्स्ट पार्ट। डन? सेकेंड पार्ट नोट कर लिया?
सर। क्लियर? हाँ। ओके, चलिए। चलिए लिखिए नेक्स्ट। लिखिए डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कीजिए। आंसर पढ़ो हर्षिता। इट इज डिफाइंड। It is defined as the ratio of force of friction to the normal reaction that म्यू इज इक्वल टू omega equals म्यू इज to इक्वल टू म्यू इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स एफ एफ बाई नॉर्मल रिएक्शन आर। कॉमनली commonly used coefficient of friction A, coefficient of limiting friction म्यू mu एस, S, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। नोट करिए बच्चों, क्वेश्चन क्या था? डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड राइट इट्स टाइप। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए क्या होता है और उसके टाइप बताइए। मैंने ग्रुप में आज फिर से ग्रेविटेशन की शीट भेजी है, आप लोग क्लास के बाद पूरा ग्रेविटेशन कर लीजिएगा। चलिए डन। हाँ सर। लिखिए क्वेश्चन। वाई वाई द इम्पल्स, मतलब वाई अ पीपल हर्टेड, मतलब एक पीपल क्यों बहुत जोर का जख्मी हो जाता है। वाई अ पीपल गेट हर्टेड बाई फॉलिंग ऑन आ फ्रोजन स्नो। जमी हुई बर्फ में गिरने पर एक बंदा क्यों जख्मी हो जाता है। बाई फॉलिंग ऑन आ फ्रोजन स्नो देन टू फॉलिंग ऑन आ फ्रेश स्नो। ताजी बर्फ में कूदने में अगर जख्मी नहीं होगा, मगर जमी हुई बर्फ में कूदेगा तो वो बंदा जख्मी हो जाता है, गिर के हड्डियां वड्डियां टूट जाती हैं। इसका आंसर बताइए। पढ़िए हर्षिता। द फ्रेश स्नो। पढ़िए हर्षिता। The fresh snow is softer and frozen ice is harder, so the impulse caused by the falling ऑन on the fresh snow is lesser than frozen snow. Thus, falling on frozen ice may cause serious injury or may be fatal. The reaction will be much greater in this case. हाँ, नोट करिए बच्चों, ये रीज़न है कि फ्रोज़न आइस यानी जमी हुई कठोर बर्फ़ में गिरने में कोई भी व्यक्ति होता उसको जोरों की चोट लगती है, क्योंकि इम्पल्स एकदम से बढ़ जाता है, इम्पल्स हाई हो जाता है, उसमें टाइम बहुत कम लगता है। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, दो ग्राफ आपके सामने मैं बता रहा हूँ आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है, कौन सा मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ए बी, बताइए कौन सा मटेरियल इसमें स्ट्रॉन्ग है। किसका ग्राफ है? स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्ग है इसमें? बच्चों बना लो ये दोनों ग्राफ। सर ए। हाँ ए, क्योंकि ए का जो गामा होगा ज़्यादा होगा। यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ए के लिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए ए की स्ट्रेस ज़्यादा है, बी की स्ट्रेस कम है।
इसलिए ग्राफ से समझ में आ रहा है कि ये मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला ग्राफ में, इसी ग्राफ में मैं आपको बता रहा हूँ, दो ग्राफ हैं, ये ए हो गया, ये बी है, ये ऊपर वाला ए है, ये ऐसे गया है बच्चों और ये ऐसे गया है। अब बताइए कि इसमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, ए वाला कि बी वाला? ऊपर ए है, नीचे बी है। यंग, पहले में मेरे को ये बताना था यंग मॉडुलस किसका ज़्यादा है, सॉरी मैंने स्ट्रॉन्गर पूछ लिया, यंग मॉडुलस बताना था। तो जो ज़्यादा ऊपर रहता बच्चों स्ट्रेस में, उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है। अब दूसरे में आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन कौन देर में टूटेगा। देखिए दूसरा वाला ग्राफ दिख रहा है, ये बना हुआ है ग्राफ, कौन देर में टूटेगा, ए या बी? इतना इजी है यार। ए वाले ग्राफ का देखो फ्रैक्चर पॉइंट बहुत बाद में है और बी वाले ग्राफ का फ्रैक्चर पॉइंट पहले है, तो ये बाद में टूट रहा है, तो ए वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा। नोट करो। समझ में आया कि नहीं आया दोनों? हर्षिता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। देखो बेटा, ये मैंने दो ग्राफ बनाए थे, यहाँ पे क्लियर नहीं बने हैं, मैं आपके लिए बना देता हूँ दोनों ग्राफ एक बार फिर से। देखिए पहला वाला तो आपको लिखा था किसका, पहले वाले में पूछा गया यंग मॉडुलस किसका ज़्यादा है, तो बेटा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बोलो यस और नो? यस सर। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब टेन थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस में स्ट्रेस होता है, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन होता है, तो जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा। तो ए नंबर का थीटा ज़्यादा था तो यंग मॉडुलस ज़्यादा है। क्लियर? हाँ सर। हाँ, दूसरे वाले ग्राफ में बेटा ऐसा कुछ ग्राफ था, ये जा कर के यहाँ पे टूट गया और ये जा कर के यहाँ पे टूटा है। तो बताओ ज़्यादा मतलब तोड़ने के लिए किसकी स्ट्रेन ज़्यादा पड़ रही है, ए वाले की कि बी वाले की? कौन देर में टूटेगा? बी क्यों टूटेगा देर में? देखो बी तो पहले टूट गया ना बेटा, ए तो देखो काफी बाद में टूटा ना। तो ए वाला जो मटेरियल होगा वो स्ट्रांग होगा क्योंकि देर में टूट रहा। समझ में आया? हाँ सर। टूटने वाले पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। चलो नोट कर लो, ये वाला पॉइंट नोट कर लो, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। डन? यस सर। चलिए लिखिए क्वेश्चन, डिफाइन आइडियल गैस। डिफाइन आइडियल गैस, राइट द एजम्पशंस फॉर आइडियल गैस, एनी टू एजम्पशंस। आइडियल गैस क्या होती है? आंसर पढ़िए हर्षिता। अ गैस, A gas which obeys the ideal gas equation PV equals to nRT at all temperatures and pressure is called ideal gas equation. नोट करिए बेटा, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस। एक ऐसी गैस जो हर टेम्परेचर पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है उसे हम बोलते हैं आइडियल गैस। ओके, अ गैस विच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT at all temperature and pressure is called the ideal gas. डन? हाँ सर। लिखिए अगला क्वेश्चन इसी में, राइट टू एजम्पशन फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के एजम्पशन लिखो, क्या होते हैं बेटा? पढ़ दो। The size of the gas molecules is negligible
Small. Second, there is no force of attraction among the molecules of the gas. Exactly. Write it. Done. Okay. लिखिए डिराइव बॉयल्स लॉ यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगला क्वेश्चन क्लास में कराया था, बॉयल्स लॉ का यूज, सॉरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज करके बॉयल्स लॉ को डिराइव करो। Okay guys, see how we derive, and we know that by the kinetic theory of gases, pressure exerted by the gas is given by P equal to 1/3 rho v square। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। P equal to 1/3 rho v square प्रूफ कराया था, एंड प्रेशर इज इक्वल टू रो 1/3 रो v square। बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो बेटा ये भूल गया बेचारा वॉल्यूम, मैं बना देता हूँ। P इज इक्वल टू डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम m/v, v का स्क्वायर। बेटा v को ऊपर फेंक दो तो क्या बन जाएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर। ये बन गया आपके पास PV इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर। ओके, ठीक है ना, PV इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर। बेटा मास तो कांस्टेंट होता है गिवन गैस का। अब आपको पता होगा कि v इज प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ करता है, √T, मतलब v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T। बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जब T कांस्टेंट होगा तो v स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया, मतलब 1/3 mv स्क्वायर पूरे तरीके से कांस्टेंट हो गया। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV इक्वल टू कांस्टेंट, नोट कीजिए। At a constant temperature PV equal to constant। Agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. लिखिए फॉर अ सिंपल पेंडुलम, फॉर अ सिंपल पेंडुलम, फॉर अ सिंपल पेंडुलम इट्स टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड मून आर इक्वल। इसका टाइम पीरियड अर्थ पे और मून पे इक्वल है। इट्स टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड मून आर इक्वल। what should be length of the pendulum on moon। तो अगर बताइए, अगर पेंडुलम की मून पर लेंथ क्या होनी चाहिए, अगर धरती पर उसकी लेंथ है, अगर धरती पर लेंथ है 100 सेंटीमीटर, हाँ ये मैं लिखाना भूल गया, अगर पेंडुलम की धरती पर लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो बताइए मून पर पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, मून पर पेंडुलम की लेंथ क्या होगी, मतलब पेंडुलम बॉब जो होता है उसकी लेंथ क्या होगी। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, T इक्वल टू 2π√L/g। अर्थ पर G आएगा, मून पर T डैश L डैश अपॉन G डैश। हाँ अब ये आपको याद होना चाहिए कि दोनों कंडीशन क्या दे रखी है, टाइम पीरियड इक्वल है तो T इक्वल टू T डैश, और G डैश की वैल्यू क्या होगी G/6, क्योंकि मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 6वां हिस्सा है, G/6। बच्चों दोनों टाइम पीरियड को इक्वल दिखा दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के बाद एक तरफ लेंथ को ले जाओ, वैल्यू पुट कर दो बच्चों, आंसर आएगा 16.7। सॉल्व कीजिए अपने आप से, बताइए कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक आइए फिर डन बोलिए।
क्लियर? लिखिए फॉर अ वेव इक्वेशन, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन, सॉरी वेव इक्वेशन लिखिए। फॉर अ वेव इक्वेशन y इज इक्वल्स टू r साइन 2 पाई बाई टी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, r साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस x अपॉन लैम्डा। फाइंड द इनिशियल फेज ऑफ द वेव। आपको बताना है कि वेव का इनिशियल फेज क्या होगा, वेव का इनिशियल फेज कितने पे है वेव। तो देखो बच्चों क्या होता है इक्वेशन वाइज का वेव का, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हुआ करता है। तो आपको फेज बताना है बच्चों, है ना, ठीक है। तो यदि आप यहाँ से इसको अंदर 2 पाई को अंदर भेज दें, आपको साइन अकेला चाहिए, तो r साइन क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी प्लस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। तो ये जो 2 पाई एक्स बाई लैम्डा मिला है, दिस इज द फेज ऑफ द वेव। नोट करो, टू पाई एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू फेज ऑफ द वेव। ओके, क्लियर बच्चों? चलो लिखो, लिखिए द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ two pendulums are in the ratio of amplitude of two pendulums are 2:6। दो पेंडुलम हैं, उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो 2:6 है। दो पेंडुलम है, उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो 2:6 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज, उनके एनर्जी का रेशियो निकालो। तो बच्चों पेंडुलम की जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो क्या होती है, E इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर पढ़ाया था, ए फॉर एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को इसने आर ले लिया है। तो मेरी भाषा में क्या होता था, मैंने कहा था E1 अपॉन E2, मतलब एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास रेशियो क्या है 2:6, मतलब 1:3। तो 1:3 का स्क्वायर बनेगा 1:9। नोट करिए, से क्लियर और नॉट क्लियर? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सो रेशियो बनेगा 1:3 का स्क्वायर 1:9। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बच्चों ये क्वेश्चन करा हुआ सा लग रहा है कि आपके पास कोई प्रोजेक्टाइल है, आपने उसको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पे फेंकना है। तो बताइए, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर 100 है तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? याद आया आप लोग को? ये क्वेश्चन करा था हमने पहले ही। अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 100 होती है तो आर मैक्स कितनी होती है बच्चों, यू स्क्वायर अपॉन जी, और एच मैक्स कितनी होती है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो 100 का अपॉन 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50। याद आया? ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि नहीं याद है? चलो नहीं याद है तो नोट कर लो बच्चों, लिखिए। किया था सर। हाँ, यस, यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 100 लिख लो। मैक्सिमम रेंज अगर 100 गिवन है तो मैक्सिमम हाइट फाइंड कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से, इतना सॉल्व करके डन बोलिए।
मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? 2 थीटा की जगह 1 रख दो तो यू स्क्वायर अपॉन जी आती है मैक्सिमम रेंज। डन, यहां तक कर लिया? यस सर। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में 50 आ जाएगा। बॉल कितनी हाइट तक जा सकती है अगर उसको वो यू वेलोसिटी से फेंके मैक्सिमम हाइट के लिए? तो आंसर क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन 2g का यू स्क्वायर अपॉन 2g हुआ करता है मैक्सिमम हाइट के लिए। एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। Say done after do it. Done. Okay, next question. बच्चों एक बस है, लिखिए द मास ऑफ अ बस इज 50 टन। एक बस है 50 टन है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। सिक्सटी पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। अगर वो किसी बच्चे को रोड में खेलते देख करके ब्रेक लगाती है और बस जो है 10 सेकेंड में रुक जाती है, तो बताइए कि कितना रिटार्डिंग फोर्स काम किया है। क्वेश्चन लिखिए फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स। बस बनाइए, बस 50 टन की है, ओके। आपको निकालना है रिटार्डिंग फोर्स। व्हाट इज ए? ए निकालना है आपको, सॉरी नॉट ए, फोर्स निकालना है। तो मास दिया है, एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा तभी तो फोर्स निकलेगा, ठीक है ना। बस की इनिशियल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, 10 सेकेंड में बस रुक गई है ब्रेक लगाने पर। चलो बच्चों लिखो मास। मास कितना होगा? 50 टन को किलोग्राम में बदल लो, 50 इंटू 1000 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर को बदल लो बच्चों 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड। अब जब ब्रेक मार देगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी से एक्सेलरेशन निकालिए। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? हाँ। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। 0 माइनस 60, 0 माइनस 50/3, एक्सेलरेशन आ गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन है मतलब रिटार्डेशन है। और फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए। ये करके फोर्स निकाल लो। हो गया फोर्स फाइंड।
क्लियर? यस सर। ओके बेटा रफ कर दूं, इसको हटा दूं? जय लिख लिया आपने? आ गया फोर्स? यस सर। चलिए चलिए लिखिए बेटा, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, रिंग है। ओके आपके पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और वो जो है वो v वेलोसिटी से गिर रहा है, v वेलोसिटी से गिर रहा है और साथ में लुढ़क भी रहा है स्फीयर। तो आपको टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। मास है m, रेडियस है r। तो बच्चों स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है याद कर लीजिएगा, 2/5 mr²। तो अब ये स्फीयर गिरेगा तो दो इसके पास एनर्जी होंगी, एक लुढ़कने वाली और एक खिसकने वाली। लुढ़कने वाली एनर्जी को बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का 12I⍵², और एक होती है काइनेटिक एनर्जी 12mv²। टोटल एनर्जी फाइंड कीजिए बच्चों, दोनों जोड़ दीजिए तो 12I⍵²। I की जगह क्या रख दोगे, 2/5 mr² और ये mv²। ओके तो v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा। v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो 12mr², हाफ 2I की जगह mr² और ओमेगा की जगह v/r। तो r² से r² कैंसिल, सॉल्व करके इतना लाइए बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी लाइए। अब कह रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का और फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो। चलो पहले इतना सॉल्व करो और यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ये आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो पूछिए। आई क्या होता है, 2/5 mr² होता है स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा की वैल्यू v/r, क्योंकि v इक्वल्स टू r ओमेगा। v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू v/r पुट कर दीजिए। कर लिया बच्चों? देखिए अब इसके बाद कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फ्रैक्शन निकालो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बच्चों, 12I⍵², उसका फ्रैक्शन निकलेगा 2/7। एट
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv², उसका रोटेशन निकलेगा 5/7। नोट करिए दोनों पार्ट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन आ गया। डन। यस सर। चलिए ठीक है, इतने ही क्वेश्चन करेंगे आज, बाकी कल करते हैं, ठीक है ना। यस, ओके थैंक यू सर। ओके।